हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं चिनू ठाकुर जायसवाल वेलकम करती हूँ आप सबका सौरभ सर क्लासेस में। हम लोगों का जो क्वेश्चन आंसर्स का जो सीरीज चल रहा है, पार्ट 7 है आज उसका, और क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे आज की क्लास में हम लोग। अगर आप लोग क्लासेस को कंटिन्यू देख रहे हैं तो यूपीएससी 2023 का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं विद कंप्लीट एनालिसिस। तो पॉइंटिंग मैप भी हो चुका है, एक बार वो सारे वीडियोस आप ज़रूर देख लीजिएगा। और चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यस, हेलो एवरीवन। ओके, ऑडियो वगैरह सब क्लियर होगा आई होप। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आज का, ठीक है, इंपॉर्टेंट सीरीज है। सारे जितने भी क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं डिटेल में मैं आपके साथ एनालाइज करती जा रही हूँ। आप अपने आंसर को अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। आई एम जस्ट हेल्पिंग यू आउट टू हाउ यू राइट योर आंसर इन अ करेक्ट वे। उसका अप्रोच क्या होना चाहिए, उसका पैटर्न क्या होता है, आपको कैसे कैसे की पॉइंट्स जो है हेल्प करेंगे। तो मैं मतलब इस लेवल पे आपकी हेल्प करती हूँ। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि जो आंसर मैं यहाँ पे पुट अप कर रही हूँ आपको एज़ इट इज़ वो आपको कॉपी करना होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जस्ट एक हेल्प मिलती है कि आपकी अप्रोच जो है आंसर लिखने की वो कैसी होनी चाहिए, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है, डिस्कस द रोल ऑफ नूरजहां इन द मुगल कोर्ट पॉलिटिक्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर। ओके, ये क्वेश्चन ना 20 मार्क्स का है। ओके, 20 मार्क्स का है, लेकिन अगर आप इसमें बहुत सिंपल सिंपल जो वैसे तो फैक्ट्स जो होते हैं हमारे पास बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, ठीक है ना? और मिडिवल हिस्ट्री को लेकर तो हमारे पास बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हैं। बट जब बात आती है 20 मार्क्स का आंसर आपको लिखना है, तो आपको बहुत सारा डाटा चाहिए। और ये डाटा जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फैक्चुअल नॉलेज देना, ठीक है? तो हमें मेहरुन्निसा यानी कि जो नूरजहाँ है, वाइफ ऑफ जहांगीर है, उनके बारे में लिखना है। तो जितना भी आपके पास फैक्चुअल जो नोट्स होंगे, वो आपकी इस समय हेल्प करने वाले हैं, ठीक है? जैसे कि आपको सबसे पहले ये इनके बारे में जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, वो जहांगीर का लिखा हुआ बुक है, जहांगीर्स ओन ऑटोबायोग्राफी, ठीक है? ऑटोबायोग्राफी है। किस नाम से फेमस है? तो तुज़ुक-ए जहांगीरी, तुज़ुक-ए तुज़ुक-ए जहांगीरी, ठीक है? इसी में उन्होंने मेहरुन्निसा के बारे में यानी कि अपनी पत्नी जो नूरजहाँ है उनके बारे में सारी डिटेल दी है कि कैसे उनकी शादी होती है, वो किसकी विडो होती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। और आपको इंट्रोडक्शन में थोड़ा इनके बारे में लिखना है, डिटेल लिखना पड़ता है, ये कौन है, ठीक है? इनके अंदर क्या-क्या क्वालिटीज़ हैं, वो आपको लिखना पड़ेगा। और उसके बाद हम थोड़ा-सा पॉइंट को और ज़्यादा एलोबरेट करेंगे, ठीक है? एलोबरेट इन द सेंस कि आपको पहले इनकी स्ट्रेंथ के बारे में लिखना होगा कि इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कैसा रहा है, फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ इन्होंने क्या-क्या यूज़ की है, ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। तो पॉलिटिकल अगर हम रूल की बात करें तो इन्होंने काफ़ी ये कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह रूल किया, डी फैक्टो रूलर की तरह इन्होंने यहाँ पर रूल किया है, डी फैक्टो रूलर, ठीक है? क्योंकि स्टार्टिंग में तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि जहांगीर बिल्कुल उसको समझ ही नहीं थी, वो तो एकदम एडमिनिस्ट्रेशन का उसको नॉलेज नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते क्योंकि कई-कई बुक्स में आपको कुछ-कुछ एग्ज़ाम्पल ऐसे भी मिल जाएँगे, जब जहांगीर का डिसीज़न जो है वो उसने नूरजहाँ से एक स्टेप आगे लिया हुआ है। तो यानी कि उसने नूरजहाँ की भी वहाँ पे परवाह नहीं की है। इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि नूरजहाँ ने ब्लाइंडली मतलब रूल किया होगा और उसमें जहांगीर का कुछ पार्टिसिपेशन ना हो, ऐसा नहीं है। बट आई थिंक जब उनका एंडिंग टाइम चल रहा है मतलब वो थोड़ा वीक हो गए हैं फिज़िकली, वो बीमार हो जाते हैं तब, तो उस पीरियड में जो है, उस पीरियड में जहांगीर की जगह पर नूरजहाँ का जो है रोल थोड़ा एक्टिव नज़र आ रहा है। वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती नज़र आ रही हैं उस समय स्टेट अफ़ेयर्स में, ठीक है? और इनकी अचीवमेंट्स भी बहुत है और इस अचीवमेंट्स में इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट हम लोगों को पता चलता है, वो चलता है एक ग्रुप इन्होंने बनाया था जनता के नाम से, ठीक है? ये ग्रुप भी क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि इन्होंने जो ऑफिशियल्स का अपॉइंटमेंट किया है ना, वो अपने ही जो इनके मेंबर्स हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो इनके क्लोज़ मेंबर्स हैं, उनको अपॉइंट करके रखा हुआ है। जैसे आसफ जाह, ठीक है? तो आसफ खान जो है, आसफ खान जो है ये वज़ीर हैं और इनके भाई हैं, ठीक है? फिर इन्होंने सेकंड दिया हुआ है अपने पिता मिर्ज़ा ग्यासुद्दीन, उनको पोस्ट अपने ग्रुप में बनाया हुआ है। तो वो इनके फादर हैं और एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है मुगल पीरियड में, क्योंकि ये अकबर के टाइम पर भी मिनिस्टर रह चुके हैं, तो इनकी पर्सनैलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और उसके बाद जो खुर्रम है, जो प्रिंस हैं,
ठीक है? जहांगीर के बेटे, जिन्हें आगे आप शाहजहां के नाम से जानते हैं। तो इन तीनों को मिलाकर उन्होंने एक ऐसा ग्रुप बना लिया है जो स्ट्रांग होल्ड करता है, पूरे मैनेजमेंट को संभालता है, एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है। तो ये इम्पोर्टेंट इन्होंने पैटर्न जो है इख्तियार किया हुआ है। फिर अगर हम बात करते हैं कि इनकी मिलिट्री अचीवमेंट्स भी है, इकोनॉमिक पॉलिसीज अगर हम देखें, तो इसका ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें उनके कॉइन से मिलता है। कुछ कॉइन्स हैं जिसमें क्वीन बेगम नाम से मेंशन किया गया है इनको, क्वीन बेगम, ठीक है? कॉइन के ऊपर मेंशन है। तो वो जहांगीर के टाइम पीरियड में छपवाए गए कॉइन है। कुछ-कुछ कॉइन्स में एक तरफ जहांगीर है, उनके पीछे तरफ नूरजहां का भी पिक्चर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें पता चलता है कि क्यों इनको इम्पोर्टेंस दिया है, क्योंकि इन्होंने ना प्रमोशन किया है। कैसे? कॉमर्स और ट्रेड के लिए बहुत कुछ काम किया है, यहाँ तक कि जो यूरोपियन कंपनीज़ थी, उनके साथ, उन मर्चेंट के साथ टैक्स कलेक्ट करने का, ठीक है? टैक्स कलेक्शन का भी इन्होंने बहुत मतलब सीरियसली जो है एक मैनेजमेंट सिस्टम जो बनाया उसको पूरी तरह से इन्होंने कंट्रोल किया हुआ था। तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ इन्होंने ध्यान दिया है। फिर पैट्रोनेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की बात करें तो कुछ इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स इन्होंने बनाई है, जैसे कि इतामत-दौला की जो मस्जिद बनाई है, फिर जहांगीर का भी इन्होंने जो उनकी डेथ के बाद इन्होंने उसमें उनका वो बनाया हुआ है। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई ये कह रहा है, जैसे ये कॉइन आप देखिए, ठीक है? इस कॉइन में नूरजहां एकदम क्वीन बेगम के नाम से मेंशन किया गया है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर हम इनकी स्ट्रैटेजीज़ को देख रहे हैं कि हाँ, इनमें इकोनॉमिकली आप पावर देख पाएँगे, पॉलिटिकली इनकी स्ट्रेंथ देख पाएँगे और फिर मिलिट्री स्ट्रैटेजीज़ के भी हमारे पास नमूने मिलते हैं। जैसे कुछ-कुछ ऐसे अटैक हुए थे, एक तो हुआ था जो प्रिंस खुर्रम है, वो एक टाइम पे आकर इनका रिबेल कर देता है, ठीक है? जब रिबेल कर देता है तो उस समय आसफ खान जो हैं, जो इनके भाई हैं, लेकिन वो सपोर्ट करने लग जाते हैं शाहजहां का। ऐसा क्यों हो रहा है कि जो आसफ खां है, वो सपोर्ट कर रहे हैं खुर्रम का। कारण क्या है कि इनकी बेटी है मुमताज महल, वो इनकी पत्नी है। तो ऑटोमेटिकली दामाद का सपोर्ट तो करना ही है। तो इस वजह से ये अगेंस्ट हो जाएंगे किसके? नूरजहां के। ठीक है? और ये कब पीरियड हो रहा है? आफ्टर द डेथ ऑफ जहांगीर। आफ्टर जहांगीर ये सब होगा। ठीक है? तब जाकर नूरजहाँ की पावर थोड़ी घटनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि नूरजहाँ जो है जहांगीर के होते होते पावरफुल है, पूरा मैनेजमेंट संभाल रही है, बट आफ्टर द डेथ ऑफ जहांगीर शी बिकम वेरी वीक। इसलिए वीक हो जाएंगे क्योंकि अब प्रिंस खुर्रम का साथ कौन दे रहा है? जो मेन सपोर्टर थे नूरजहाँ के, वही अब उनका सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है? उसके बाद मिलिट्री कैंपेन में अगर आप देखेंगे तो दो इम्पोर्टेंट उस समय विद्रोह हुए थे जो नूरजहाँ ने बहुत ही अच्छे से दबा दिए थे। एक तो 1622 में खुरासान में, ठीक है? जो प्रिंस खुर्रम होते हैं, वो एक विद्रोह करते हैं अपने पिता के अगेंस्ट, तो उसको ये मैनेज करने में सक्सेसफुल हो जाती हैं। और दूसरा क्या करते हैं, एक और ऐसा ही होता है जिसमें एक कॉन्फ्लिक्ट होता है मोहब्बत खान के नाम से। मोहब्बत खान एक सरदार होता है, तो वो क्या करता है, वो जहांगीर को ही किडनैप कर लेता है। तो शी वाज़ सो सक्सेसफुल, डेलिबरेटली शी एंटर्ड इन द वॉर और उसको मोहब्बत खान को वो डिफीट करती हैं और जहांगीर को फ्री भी करवाती हैं। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पोजीशन वो अपने आप की शो करती हैं कि वो किस तरह से उनकी जो स्ट्रैटेजी रही मिलिट्री की वाज़ हाउ मच सक्सेसफुल एट दैट पॉइंट ऑफ व्यू। फिर हम कल्चरल पैट्रोनेज में देखेंगे तो उन्होंने प्रमोशन किया है, कंस्ट्रक्शन में प्रमोशन किया है, जैसे इतामत-दौला की उन्होंने टॉम्ब बनवाई, जहांगीर की उन्होंने टॉम्ब बनवाई, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है? इसके बारे में बाद में हम और डिटेल में भी बात कर सकते हैं, लेकिन जितने फैक्ट्स मैं आपको दे रही हूँ, जब ये आंसर आप लिखेंगे तो आपको ये सारे पॉइंट्स मेंशन करने हैं, जो फैक्ट्स हैं मेंशन करने हैं इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है ना? इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है इंपीरियल इमेज पर कि जहांगीर का जो पोर्ट्रे है, हर इन्फ्लुएंस आल्सो एक्सटेंडेड टू हाउ जहांगीर वाज़ डिपिक्टेड एम्फसाइजिंग हर रोल इन सक्सेस। तो उसने भी अपनी बुक में प्रेज़ लिखा है, ठीक है? मेहरुन्निसा का प्रेज़ लिखा है। कुछ इस तरह से उसने मेंशन किया है जिससे कि जो राइटर है वो अपने अकॉर्डिंग इसकी जो स्टेटमेंट निकाल लेते हैं कि जो वो मेहरुन्निसा पे कैसे डिपेंड है, ठीक है? पूरे डिपेंडेंसी उसकी कैसे चल रही है वो निकाल लेते हैं। और ये सच है कि मतलब फ़ॉल्स है, ये सारी चीज़ें भी हमें पता चल जाती हैं क्योंकि कॉइन्स में हम देख रहे हैं कि हाँ, मेहरुन्निसा मेंशन की गई है। फिर उसके मिलिट्री कैम्पेन और लास्ट में जब जहांगीर बीमार हो जाता है तो होल एंड सोल पावर जो है नूरजहाँ के हाथ में ही आ जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स हम मेंशन करके देखेंगे यहाँ पर और अपने आंसर को पूरा सटीक एक
पूरा जो उसका अप्रोच है वो क्लियर करेंगे। तो कंक्लूजन में हम लिख देंगे कि हाँ, रिमार्केबल इन्फ्लुएंस तो रहा है मुगल कोर्ट पर, वहाँ की पॉलिटिक्स पर। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी यूपीएससी में जो इम्पॉर्टेंट लेडीज हैं, मेडिवल जो रूलर्स रही हैं, जैसे वो रजिया सुल्ताना हो या नूरजहां हो, मुमताज महल है, इन सब के बारे में कुछ ना कुछ क्वेश्चन घूम फिर के आ ही रहा है। ये 20 मार्क्स का आ गया है, बट मैक्सिमम 15 मार्क्स का ही रहता है। ठीक है, 20 मार्क्स में कुछ आपको ज़्यादा भर भर के डाटा चाहिए, और डाटा हमारे पास बहुत ज़्यादा है। आपको बस वो पॉइंट्स को अच्छे से लिखना होगा। ठीक है, तो उनका जो टेन्योर है वो उसमें सब कुछ फ्लरिश हुआ है, आर्ट्स, कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, उनका लैंडस्केप सब कुछ। आप जो है नूरजहां को स्ट्रांग ही पा रहे हैं। ये एक ऐसा करेक्टर है जिसने अपने हर एक पोस्ट को बखूबी निभाया है। ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा। ठीक है, व्हाई डिड बलबन प्रेफर कंसोलिडेशन ओवर एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत? अच्छा, दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोगों के पास बहुत सारी बुक्स हैं, हम लोगों के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। तो हम ये क्वेश्चन को अगर पढ़ते हैं तो इस क्वेश्चन में ये लिखा है कि भाई क्या कैसे कंसोलिडेशन क्यों इंपॉर्टेंट समझी बलबन ने ओवर देन एक्सपेंशन। आपने जो एरिया था उसको एक्सपेंड करने के बजाय उसने कंसोलिडेट क्यों किया? तो अगर आप इसके पीछे के जो राजा महाराजा देख रहे हैं, इसके पीछे के जो सुल्तान देख रहे हैं, जैसे इल्तुतमिश है, ठीक है, वो एक्सपेंड कर रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक है, वो तो बाहर से आया, वो भी एक्सपेंड कर रहा है। पूरा भारत को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, पूरा नॉर्दर्न एरिया को जो है अपने डोमिनेंसी में लाया जा रहा है। लेकिन जब तक बलबन के हिस्से में पोस्ट आती है, जब तक बलबन के हिस्से में जो मतलब सुल्तान का जो पदवी आ रही है, तब वो देख रहा है कि आसपास में तो बहुत अशांति फैली हुई है, बहुत सारे विद्रोह भी चल रहे हैं। तो ऐसे टाइम पर एक्सपेंशन कैसे होगा? तो हम ये आंसर में हमें सिर्फ ये डिस्कस करना है, क्योंकि बलबन एक बहुत स्ट्रांग और बहुत एबल पर्सन था। तो क्यों ऐसा हुआ कि वो एक्सपेंड नहीं कर पाया? ठीक है, तो ये क्वेश्चन यूपीएससी ने शायद यही चेक करने के लिए दिया कि इनफैक्ट बलबन वाज अ स्ट्रांग एंड कैपेबल पर्सन, बट व्हाई ही चूज कंसोलिडेशन ओवर देन एक्सपेंशन। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से रूट चेंज करके आएगा, तो हमें कैसे करना है? पहले तो हम उसकी इंट्रोडक्शन देंगे कि गयासुद्दीन कौन है और व्हाई ही इज सो इम्पोर्टेंट। एंड इसके प्रोड्यूसर जो है इल्तुतमिश है या अलाउद्दीन खलजी है, वो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के लिए बहुत फेमस है। अलाउद्दीन खलजी के बारे में तो आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगी कि वो एकदम सिकंदर की तरह पूरे भारत पे अपना कंट्रोल करना चाह रहा था, और उसने बहुत सारे मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किए भी हैं। बट बलबन जो है, उसने क्यों प्रायोरिटी दी है पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने में, एक जगह पर रुकने के लिए? क्यों वो एक्सपेंड की जगह अपनी पावर को कंसोलिडेट करने की मांग कर रहा है? क्यों उसने ये वाला चीज किया है? इसको हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा-सा ब्रीफ जान लेंगे। क्या करेंगे हम? बलबन जो है उसके कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे कि किस तरह पॉलिटिकल में वो स्ट्रॉन्ग होता है। उसने क्राउन की इम्पोर्टेंस के लिए सबसे पहले काम किया, ठीक है? क्राउन की इम्पोर्टेंस के लिए, यानी कि उसने पहले सोचा कि सुल्तान की प्रेस्टीज बनाओ, सुल्तान की प्रेस्टीज ये ज़रूरी है। सुल्तान के लिए जनता के मन में एक रिस्पेक्ट होना, एक डर होना, एक उसको डिवाइन समझना, ये ज़रूरी है। तो उसने पहले ये मेंटेन किया। फिर उसने डेकोरम मेंटेन किया, ठीक है? कि कोर्ट का एक डेकोरम होना चाहिए। ये उसने क्यों किया? क्योंकि उससे पहले चहलगानी की बात हो रही है, जो चलिया ग्रुप की बात हो रही है, तो नोबल्स जो हैं वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। वो भी उनमें से एक एक बार रह चुका है, तो उसको पता है कि हाँ, नोबल स्ट्रांग हो जाते हैं, सुल्तान से डरते नहीं है। तो उसको सबसे पहले ये मेंटेन करना है कि कोर्ट में एक डेकोरम होना चाहिए, तो वो पहले इसमें ध्यान देता है। फिर उसके बाद जो है जो ट्रेड रूट्स हैं, उसकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, ट्रेड रूट्स की। ऐसा क्यों है? क्योंकि इकोनॉमिकली जो है स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना? बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है मंगोल का थ्रेट है उसके आसपास, और सिर्फ मंगोल का ही नहीं है, सिर्फ मंगोल का ही नहीं है, आसपास में राजपूत हैं, ठीक है? राजपूत हैं जो उसके अगेंस्ट हो सकते हैं। फिर आसपास में कुछ और भी ट्राइब्स हैं जो आए दिन अटैक करते ही रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बीच में किस तरह से एक्सपेंशन को जोड़ देगा? क्योंकि उससे पहले इतने ज़्यादा जो वॉर हो चुके हैं, तो इकोनॉमिकली भी जो एम्पायर है वो वीक है। इकोनॉमिकली वीक एम्पायर है पहले, तो उसको स्ट्रांग बनाना है, ठीक है? बहुत सारे मोटिव्स हैं। अब इन मोटिव्स को अगर हम आंसर्स में अपना कैसे लिखेंगे कि इंटरनल थ्रेट उसको मिलती है, ठीक है?
नोबिलिटी से थ्रेट है, कभी जो उसके राजपूत क्लैन है उनसे थ्रेट है, मंगोल इन्वेजन वो तो हो ही रहे हैं, ओवर पीरियड्स में बहुत बार हो चुके हैं मंगोल इन्वेजन्स। तो उसको ये लग रहा है कि पहले मुझे इन सब की शांति बनाए रखना ज़रूरी है, ठीक है? इकोनॉमिक कंसिडरेशन वो देखता है कि अगर तो कॉन्क्वेस्ट का मतलब है खर्चा, इकोनॉमिकली उतना स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, तो वो कहता है कि कंटिन्यू वॉरफेयर को थोड़ा अवॉइड करके उसको एक जगह पे ट्रेज़री को स्ट्रॉन्ग बनाना पहले ज़रूरी है। तो वो प्रायोरिटी देगा किसको? ट्रेड और एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, ठीक है? ट्रेड और एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए और अपनी आर्मी को भी स्ट्रांग बनाने के लिए, क्योंकि एक आर्मी एक कंटिन्यूशन टाइम से लड़ रही है, ठीक है, कंटिन्यूस का चल रहा है, अब उसको थोड़ा हॉल्ट चाहिए, अब आराम चाहिए उसको दोबारा से एक बार रिबाउंड होने के लिए। वेल डिसिप्लिन आर्मी क्रिएट करेगा वो, जो कि एक सेंट्रलाइज्ड आर्मी होगी आगे चल के। बलबन की यही आर्मी जो है ये बाकी के जो रूलर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करेगा, ठीक है। उसका फोकस इंटरनल मिलिट्री स्ट्रेंथ पर और एक्सटर्नल जो उसका थ्रेट है उस चारों तरफ उसका ध्यान रहेगा। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोगों को अपने आंसर में सब लिखना पड़ेगा। फिर हम देखेंगे कि वो कुछ पॉलिसीज जो चला रहा है उस पॉलिसीज में उसने क्या क्या इंपॉर्टेंट मेजर उसने चलाया है। मेजर में उसकी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी उसने यूज की है, ठीक है, ये पॉलिसी तो बड़ी फेमस है, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी उसने यूज की है। उसमें उसने नोबल्स को एक लाइन दे दी है कि ये लाइन अब क्रॉस नहीं करना है। उसके लिए उसने पैबोस की जो एक मतलब तरीका होता है कि किस तरह झुक के आपको अदब के साथ सुल्तान के सामने रहना होगा, आपको ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे। ब्लड एंड आयरन जो उसकी पॉलिसी है उसमें ये देखा है कि भाई रूलर्स में अगर नोबल स्ट्रांग होने लगेंगे तो फिर रूलर के लिए ये अगेंस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो ये चीज़ें पर्सनली हैंडल कर चुका था, ठीक है। तो ब्लड पॉलिसी के अंतर्गत उसने सबसे पहले जो किंग है उसे जिल्ले इलाही कह दिया है। उसने कहा कि आप भाई जो सुल्तान है वो आप लोगों का डिवाइन किंग है, उसको खुदा ने भेजा है और आप लोगों को उसके अंडर में रहना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज डिवाइन किंग क्या मतलब होता है कि खुदा का भेजा हुआ इंसान। फिर उसके बाद ब्लड की प्योरिटी पे उसने जोर दिया है कि ऐसा नहीं है कि बस कोई भी मतलब जाति कोई भी जो है उठ के एक अच्छी पोस्ट पे बैठ जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ब्लड प्योरिटी पे उसने जोर दिया है। फिर उसने डिसिप्लिन क्रिएट किया है, डिसिप्लिन क्रिएट किया है अमंग कोर्ट, ठीक है, डिसिप्लिन इन कोर्ट, जिसमें उसने बहुत सारे जो मैंने आपको बताए हैं, सिजदा है, पायबोस है, ये सारे जो टर्म्स हैं उसने अपने कोर्ट में स्टार्ट किया है, ठीक है। और दूसरी पॉलिसी उसमें मिलिट्री एक्सपेंशन है और जस्टिस का भी उसने पूरा ध्यान रखा है। और एक मिलिट्री एक्सपेंशन के लिए उसने सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ बनाई है वो है दीवाने अर्ज, एक डिपार्टमेंट ही खोल दिया उसने जिसका काम है मिलिट्री को स्ट्रांग बनाना, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड मिलिट्री बनाना है, स्ट्रांग मिलिट्री बनाना है कि अगर जरूरत पड़ेगा तो आप अच्छे से लड़ सके, अपने दुश्मन को हरा सके। तो मेजर जो उसने कंसोलिडेशन के लिए जो उसने स्टेप उठाए, उसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रेंथन करने की जरूरत समझी कि कैसे उसका प्रशासन मजबूत बनेगा। इसके लिए उसने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं जो की पोजीशंस पे उसके जो रूलर्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, वो एक अच्छी पोजीशंस पे दिए हैं उसने। रिबेलियंस को कर्ब किया, बड़े बड़े जो विद्रोह होते थे, कंटिन्यूशन में जो विद्रोह होते थे, पहले उसने सबसे पहले उन सारे विद्रोहों को खत्म करने का काम किया, ठीक है। मंगोल इन्वेजन्स को भी उसने काफी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की है। और मंगोल इन्वेजन को कंट्रोल करके उसने वाकई ये प्रूफ किया कि ही वाज अ केपेबल रूलर एंड ही कैन एक्सपेंड आल्सो, बट ही डिडंट वांट एट दैट टाइम, वो नहीं चाहता है, वो चाहता है कि पहले मैं अपना जो मेरा एम्पायर है उसे मैं इतना स्ट्रांग कर दूं कि मैं फ्री हैंड हो सकूं, मतलब मैं फ्री रहूं इन सारे जो कि आज वहां विद्रोह हो गया, आज यहाँ पे अटैक हो गया, ये सारी चीजों से जब मैं क्लियर कर जाता हूँ और अपनी आर्मी को मैं इतना स्ट्रांग कर देता हूँ, ट्रेड और मेरा इकोनॉमी इतना स्ट्रांग हो जाएगा, देन आई विल बी फ्री टू डू एनीथिंग अबाउट माय रूल, ठीक है ना। तो डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ उसने ध्यान दिया, फोर्ट्स बनवाए, रोड्स बनवाया, इरिगेशन सिस्टम उसने बहुत अच्छा करवाया, कम्युनिकेशन के लिए उसने बहुत सारा काम किया। तो ये सारी चीजें उसने करने के बाद हम ये देखते हैं कि हाँ, उसने बहुत सारे बड़े बड़े वारफेयर नहीं किए हैं। इसका मतलब ये है कि वो एक्सपेंशन की तरफ नहीं, वो कंसोलिडेशन की तरफ, जो उसके पास एम्पायर है उसे मजबूत करने पे लगा हुआ था। इस तरह से आप फैक्ट को देकर अपना कंक्लूड करके बलबन का जो प्रेफरेंस है कि उसने किस तरह से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को रखना है, वो पॉइंट ऑफ व्यू उसका यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। जो उसकी अप्रोच है उसका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाएगा एम्पायर का, जो स्टेबिलिटी भी देगा और एक लॉन्गेविटी भी देगा, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है।
ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है व्हाट फीचर ऑफ यूरोपियन पेंटिंग वर इनकॉर्पोरेटेड इन द मुगल मिनिएचर पेंटिंग। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अच्छा क्वेश्चन नहीं है, बट इसके लिए बहुत सारा फैक्ट जुगाड़ना वो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हम मुगल पेंटिंग को लेके क्वेश्चन छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े क्वेश्चन कई बार आते आते हैं, ठीक है ना। फिर यूरोपियन पेंटिंग आती है, वो किस तरह से इम्पेक्ट करती है, हमें बताना है कि मुगल मिनिएचर में यूरोपियन पेंटिंग किस तरह से इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है, इनको इनकॉर्पोरेट कर रही है। क्योंकि अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, मुगल पेंटिंग के मुगल मिनिएचर्स पढ़ रहे हैं, मुगल पोर्ट्रेट पढ़ रहे हैं, किसने किया, कौन जो मतलब पेंटर्स आए थे, किसके साथ कितने आ गए थे, ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो वो सारी क्लासेस में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करने वाली हूँ जल्दी, वो सारे फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें ये दिखाना है कि जो यूरोपियन पेंटिंग्स हैं, उसमें जो मतलब बारीकियाँ दिखती हैं, क्या वो मुगल पेंटिंग्स में भी दिख रही हैं? तो कैसे दिख रही हैं, कब दिख रही हैं, कितना इम्पैक्ट कर रही हैं? ठीक है, तो चलो देखते हैं। मुगल मिनिएचर पेंटिंग, मिनिएचर का आपने कई बार नाम सुना हुआ है। क्या होता है मिनिएचर? मैं पहले आपको थोड़ा-सा दिखा देती हूँ, एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ। देखो, अ, पिक्चर्स जिसमें एक तरफ में ये बुक है, ठीक है? बुक है, इसमें कुछ-कुछ लिखा है और बीच में पिक्चर्स है। ऐसा कब ज़रूरत पड़ रहा है? ज़रूरत तो पड़ रहा है जो अकबर हैं, उनको पढ़ने का बहुत शौक था। सब जानते हैं उनको पढ़ने-लिखने का बड़ा शौक था, लेकिन उनको पढ़ना-लिखना नहीं आता था। Maybe he was suffering from some kind of dyslexia because he was trying to read. उनको बहुत वो कोशिश करते हैं, इसीलिए वो एक जमात खाना खोलते हैं, एक वहाँ पर बहुत सारे लोगों को इनवाइट करते हैं, डिस्कशन होता है, वेरियस रिलीजियस वहाँ पर स्पिरिचुअल लीडर्स भी आते हैं। तो मिनिएचर से उनको हेल्प होती है कि ऊपर अगर वो नहीं भी रीड कर पा रहे हैं, तो वो पिक्चर के थ्रू समझ पा रहे हैं कि चल क्या रहा है, सीन क्या है, ठीक है? जैसे हम म्यूट कर देते हैं, लेकिन आप टीवी देखकर सीन देखकर समझ जाते हैं, तो दैट्स अ मिनिएचर ऑन अ बुक और समथिंग, जो रिटन जो मनुस्क्रिप्ट्स है उसपे। और पोर्ट्रेट तो बहुत सारे फेमस हुए थे मुगल टाइम पीरियड में, बहुत सारे पोर्ट्रेट थे, ठीक है। पिक्चर्स वो पेंटिंग के तो मतलब मुगल लोग जो थे स्टार्टिंग से वो लोग काफी सारे फॉलो करते थे, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मुगल मिनिएचर पेंटिंग जो है डिस्टिंक्ट फॉर्म है, बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बाबर के टाइम से ही, आप चाहे बाबर देख लो या फिर आप अकबर, बाबर की लिखी हुई बाबरनामा देख लो, ठीक है, अकबरनामा भी देख लो, ये सारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ठीक है, बाबरनामा, अकबरनामा। देन विल रीड अबाउट तुजुक बाबरी, ओके, तुजुक बाबरी। सो देन हमजा नामा, यस, इट्स अनदर इम्पॉर्टेंट बुक विच हैव मिनिएचर, ठीक है, हमजा नामा। तो इन सारी बुक में आपको मिनिएचर पेंटिंग के बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। एक तरफ कुछ स्क्रिप्ट लिखा हुआ है और एक तरफ में दिया हुआ है पूरा डिटेल में, पिक्चर के थ्रू आपको समझाया जा रहा है, ठीक है। तो ये कब से स्टार्ट है? ये बाबर जब एंटर करता है इंडिया में है, तब से वो मिनिएचर पेंटिंग में है, लेकिन ये आगे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। और यूरोपियन पेंटिंग का इफेक्ट पड़ने स्टार्ट हो जाता है, कैसे और उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप देखेंगे कि मुगल मिनिएचर जो है वो मोर नेचुरलिस्टिक पोर्ट्रे है, और जब यूरोपियन का टेक्निक उसमें जब पड़ता है, जब उसमें इन्फ्लुएंस होता है, तो उसके पर्सपेक्टिव और ज्यादा निखर के आता है। तो ग्रेटर सेंस ऑफ डेप्थ एंड डायमेंशनैलिटी, ठीक है, बहुत इम्पैक्ट करता है। नए नए सब्जेक्ट्स का इंट्रोडक्शन होता है, यूरोपियन इन्फ्लुएंस ब्रॉट न्यू सब्जेक्ट इनटू मुगल आर्ट, जिसमें फिगर्स की बात है, क्लोथिंग, आर्किटेक्चर एलिमेंट्स की बात होती है। तो ये सारी पिक्चर्स भी एकदम क्लियर आपको देखने के डिफरेंशिएट करने को मिल जाती है कि क्या क्या इम्पैक्ट रहा होगा। दिस एक्सपेंडेड द रेंज ऑफ थीम्स डिपिक्टेड इन अ मिनिएचर पेंटिंग। देन पोर्ट्रे और इंडिविजुअलिज्म, द यूरोपियन इन्फ्लुएंस encourage a more individualistic approach to portrait। हम देखेंगे कि यूरोपियन लोग जो है ज्यादातर पोर्ट्रे में बिलीव कर रहे हैं, बिकॉज उनको मिनिएचर का उतना जरूरत नहीं है शायद, उनके पास रीडिंग राइटिंग का कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। वेयर स्पेसिफिक फेशियल एक्सप्रेशन, फीचर एक्सप्रेशन वर एम्फेसाइज, ठीक है। तो वो पोर्ट्रे को ज्यादा कर रहे हैं, बट मिनिएचर पेंटिंग में भी उनका ये इम्पैक्ट नजर आ रहा है। तो यूरोपियन टेक्निक का जो शेडिंग और हाइलाइटिंग है, वो मुगल मिनिएचर में धीरे धीरे पड़ने लगता है और उससे इन्हांस होता है और ज्यादा अच्छा दिख रहा है, 3D वाला लुक आपको नजर आता है मुगल मिनिएचर में। ये कंपोजिशन किस तरह से इम्पैक्ट करेगा फिगर्स और ऑब्जेक्ट्स के अरेंजमेंट्स में,
ठीक है? कि कौन-सा पिक्चर किस तरह से आगे-पीछे कैसे उसको रखना है, कैसे मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा आपको फैक्ट देती हैं कि हाँ, फैक्ट्स जैसे हमारे पास मिल जाएँगे तो ये आंसर आराम से लिखा जा सकता है। अब कंक्लूज़न लिखने से पहले आप कुछ और चीज़ें लिख देंगे जैसे इम्पोर्टेंट अगर आप बिशन दास की बात कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट मिनिएचर की बात कर रहे हैं, तो आप उसमें बिशन दास, ठीक है? और मंसूर, ठीक है? और अबुल हसन ये सारे जो इम्पोर्टेंट नाम हैं ये लिख देंगे। ठीक है? थोड़ा-सा तो लंबा करना पड़ेगा ना आंसर को, तो कुछ-कुछ फैक्ट्स है आपको उसमें डालना होगा, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है, जो मिनिएचर जो है बहुत अच्छा लगते हैं और अगर पोट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है? सॉरी, नहीं, 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 ये पोट्रे बहुत अच्छा करते हैं। हाँ, क्योंकि मंसूर को तो मतलब एक उपाधि भी मिली हुई थी, ये पोट्रे बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट अगर मैं बात करूँ मिनिएचर की, तो मिनिएचर का स्टार्टिंग आपको मिलेगा बाबर के टाइम से ही मिलेगा क्योंकि बाबर के साथ में बहुत इम्पोर्टेंट मिनिएचर पेंटर आए हुए हैं, ठीक है? मिनिएचर पेंटर आए हुए हैं जिनका नाम है बेहज़ाद, ठीक है? बेहज़ाद एंड शाह मुज़फ़्फ़र, बेहज़ाद एंड शाह मुज़फ़्फ़र। तो दीज़ आर द इम्पोर्टेंट miniature of that period and Bishandas Mansoor Abul Hasan these were the portrait painters over the period of Mughal. तो इन सारी चीज़ों को लेकर जब हम कंक्लूड करते हैं तो हम कहते हैं yes the incorporation of European painting technique into Mughal miniature are represent a dynamic phase because the scenario of the painting were immensely changed ठीक है ना तो डिस्टिंक्टिव फॉर्म आ जाता है बहुत और ज़्यादा इन्हांस होके पिक्चर्स आ जाती हैं इट डेमोन्स्ट्रेट द अडेपर adaptability and openness of Mughals. Sometimes it happen, no, when you continuously you saying something, तो words जो है वो स्टैमर्स हो जाते हैं तो अडेप्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशन होता है मुगल आर्टिस्ट का एक नया इन्फ्लुएंस मिलता है एंड इट रिजल्टिंग इन अ फ्यूजन ऑफ स्टाइल्स ठीक है तो बेसिकली जो आपकी पेंटिंग्स है उसमें फ्यूजन कैसे आया जो यूरोपियन आर्ट है और मुगल आर्ट है उसका हमें यहाँ पर अच्छे से मेंशन कर देना है तो इन सारे फैक्ट्स को आप किस तरह से सजाएंगे किस तरह से अपने आंसर को बनाएंगे वो सब करके आपका सिक्स्थ का जो ए बी सी है वो क्वेश्चन आपके पास तो चॉइस है सबसे बेस्ट बात यह है कि आप अपने फैक्ट्स के हिसाब से बस इस बात को ध्यान रखते हुए अपना आंसर को लिखेंगे सो दिस इज टुडेज क्लास और हम जल्दी मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के साथ फिर क्वेश्चन नंबर 8 और ये पेपर फिनिश्ड हो जाएगा फिर हम लोगों को बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करने हैं बिकॉज यूपीएससी नेक्स्ट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन स्टार्ट होगा एंड विल डिस्कस अबाउट द नेट एग्जामिनेशन ऑल्सो तो चलो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए थैंक यू